शुभ संध्या दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस बताऊंगा कि कैसे किसी भी दो सेंटेंसों को एक करके उन्हें सिंपल बनाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग करते हैं। बाय यूजिंग ऑफ पास्ट पार्टिसिपल भी बताया। आज आप लोगों को मैं बाय यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि कोई सेंटेंस दिया है, मान लिया कि यहाँ पर ये कोई सेंटेंस दिया हुआ है, इसका एक अपना सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। ये जो वर्ब होगी, जैसे यहाँ राम गोज लिखा है। अच्छा, पहले ये बताइए जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? तो भैया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी कर्ता हो उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र। अब इसमें सेंटेंस में राम है, ये तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक इसके साथ ये गोज जुड़ा रहेगा। अगर हमें राम को स्वतंत्र करना है तो गोज को हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना पड़ेगा। अभी तो ये फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। अब जब इज हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग जाएगी तो ये जो वर्ब है गो, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी और राम जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। आगे देखो, अगर कर्ता राम है तब तक रहेगा जब तक कि गोज जुड़ा रहेगा। गोज जुड़ा रहेगा तब तक राम कर्ता ही रहेगा। यदि गोज को नॉन फाइनाइट कर देंगे तो राम जो है हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ था वो स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसे दो वाक्य जिनके सब्जेक्ट एक ना हो, कोई दो वाक्य हो, एक वाक्य है, एक वाक्य है, इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट होगा, इससे एक वर्ब होगी। दो प्रकार दो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होंगे और दो ऑब्जेक्ट होंगे। तो ऐसा कोई वाक्य जिनके सब्जेक्ट एक ना हो और ना ही एक ऑब्जेक्ट हो, ना तो एक सब्जेक्ट हो और ना ही एक ऑब्जेक्ट हो। देखो कैसे, मान लिया पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, इसका एक सब्जेक्ट है, इसका अलग सब्जेक्ट है। तो ये वाला सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति ना हो। ध्यान से सुनना, दो सब्जेक्ट जिनके सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति ना हो और ना ही ये वाला ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति हो। दोनों सब्जेक्ट एक व्यक्ति ना हो, ना ही दोनों ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति हो, दोनों अलग अलग हो। पहले वाले का सब्जेक्ट कोई और होगा और दूसरे वाले का सब्जेक्ट कोई दूसरा ही होगा। वर्ब के बीच एक कैजुअल रिलेशन होता है। ये दोनों जो वर्ब है इनके बीच में एक कैजुअल रिलेशन होगा, कैजुअल रिलेशन होगा। ये देखो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को विधिवत सुनो और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको पूर्णतः ये समझ में आ जाए कि क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति ना हो, दोनों सब्जेक्ट एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए और ना ही दोनों ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति हो। दोनों जो वर्ब होती हैं, जैसे ये वर्ब ये वर्ब, दोनों वर्ब के बीच में कैजुअल रिलेशन होना चाहिए। अब भैया बताओ कैजुअल रिलेशन क्या होता है? तो कैजुअल रिलेशन ये होता है, कैजुअल रिलेशन का मतलब होता है कि एक वर्ब परिणाम होगी, दूसरी वर्ब जो है वो कारण होगा। ठीक है, कैजुअल रिलेशन का मतलब होता है कि एक वर्ब परिणाम होगी और एक वर्ब उसका कारण होगा। तो कारण और परिणाम बताने को हम कैजुअल रिलेशन कहते हैं। पहला नियम यह है कि दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति ना हो। मतलब यह है कहने का कि पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई दूसरा होगा और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई अन्य व्यक्ति ही होगा।
पहले वाले का ऑब्जेक्ट भी एक नहीं होगा, ना ही दूसरे का ऑब्जेक्ट एक जैसा होगा। दोनों वर्ब में, पहले सेंटेंस की वर्ब और दूसरे सेंटेंस की वर्ब, दोनों वर्ब में क्या होता है कि दोनों वर्ब के बीच आपस में कैजुअल रिलेशन, कैजुअल रिलेशन मतलब ये कारण बता रही होगी तो उसका दूसरा उसका परिणाम होगा। ठीक, चलो इनको हम प्रयोग करने का तरीका बता देते हैं कि कैसे जानेंगे। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से दिखाते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। जैसा सेंटेंस लिखा है, द टीचर वाज absent. The boys made a noise. देखिए ध्यान से सेंटेंस को, इसमें सेंटेंस कह रहा है द टीचर वॉज absent, द बॉयज मेड अ नॉइस। ठीक है, टीचर अनुपस्थित था, टीचर वॉज absent का मतलब हो गया टीचर अनुपस्थित था। द बॉयज मेड अ नॉइस, लड़कों ने शोर मचाया। अच्छा, तो टीचर अब्सेंट था, टीचर अनुपस्थित था, इसका परिणाम ये हुआ कि लड़कों ने शोर मचाया। तो ये इधर का जो पार्ट है वो परिणाम दर्शा रहा है। ठीक है, लड़कों के शोर मचाने का कारण क्या था? टीचर अब्सेंट था। जो अब्सेंट है ये इसका कारण है। अब समझ में आ रहा है ना? देखो, टीचर अब्सेंट था, उसका परिणाम क्या हुआ? लड़कों ने शोर मचाया। दूसरी तरफ से कहो, लड़कों ने शोर मचाया, इसका कारण क्या था? भाई टीचर नहीं आया था, टीचर नहीं आया तो लड़कों ने शोर मचाया। जैसे आप लोग हो, क्लास है, क्लास में बैठे पढ़ रहे हो, अगर वहां टीचर नहीं पहुंचा तो बहुत ज्यादा शोर मचाते लगते हो। ठीक है, तो ये उसका परिणाम है। अब इधर देखिए, इधर वाले का सब्जेक्ट क्या है? टीचर, और इधर वाले का सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। तो ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, एक जैसे तो नहीं है। यही तो कंडीशन है, यही तो ये बता रहा है कि पहले का सब्जेक्ट दूसरे वाले का सब्जेक्ट एक नहीं होना चाहिए। पहले का सब्जेक्ट जो होगा वो दूसरा होगा और दूसरे वाले का सब्जेक्ट वो कोई अन्य व्यक्ति ही होगा। दूसरे का ऑब्जेक्ट पहले का ऑब्जेक्ट भी एक नहीं है, एब्सेंट है, मेड अ नॉइस है। अच्छा, दोनों वर्गों के बीच क्या है? इन दोनों वर्गों के बीच में कैजुअल रिलेशन बन रहा है, एक कारण दर्शा रहा है, दूसरा परिणाम दर्शा रहा है। अब इससे हमें ये पता चल गया कि भैया ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमें क्या होता है? जो वॉज, वर, इज, एम, आर जितनी भी सारी सहायक क्रियाएं होती हैं, इनको हम क्या कर देते हैं? पार्टिसिपल में बदल देते हैं। पार्टिसिपल में कैसे बदलेगा? वाज हो बीइंग में बदल दो, इज एम आर हो बीइंग में बदल दो, यानी कोई भी सहायक क्रिया हो उसे बीइंग में बदलकर इसको हम सिंपल कर देते हैं। देखिए कैसे, द टीचर वाज को हम बीइंग कर देंगे, बीइंग अब्सेंट, द बॉयज मेड अ नॉइस, मेड अ नॉइस। ठीक है, जब कोई सहायक क्रिया रखी हो, आप सर दोनों सेंटेंस को देखो, पहले वाले का सब्जेक्ट और दूसरे वाले का सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों वर्ग के बीच जब कैजुअल रिलेशन बनना हो, यानी कारण परिणाम वाली सिचुएशन आ रही हो, तो हम सहायक क्रिया को बीइंग में बदल देते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। दो ही प्रकार की पार्टिसिपल इसमें बनती हैं, इसमें दो प्रकार की पार्टिसिपल बनती हैं। कौन सी होती है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाती है, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। यही दो कंडीशन लागू होती हैं। अच्छा, हैविंग का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब दी होगी। एक्शन का मतलब ये होता है कि उस क्रिया के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और तो एक्शन वर्ब हो जाती है। जब कोई सहायक क्रिया और सब्जेक्ट दिया होता है तो वहां पर फाइनाइट वर्ब होती है, तो फाइनाइट वर्ब ना हो कोई एक्शन वर्ब होगा तब हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस देखो, द रैन स्टॉप। चलिए यहाँ मैं साफ करता हूँ। दूसरा सेंटेंस है
The rain stopped. The rain stopped. We went to school. We went to school. The rain stopped. बरसात रुकी. We went to school. हम स्कूल गए. अच्छा, तो हम स्कूल गए. कब गए भैया? यह है परिणाम. हम स्कूल गए, ये परिणाम है. और हमारे स्कूल जाने का कारण क्या था? बरसात बंद हो गई. ये है कारण. पहले वाले का सेंटेंस का देखो. इसका सब्जेक्ट है रेन, इसका सब्जेक्ट है वी. तो दोनों सब्जेक्ट एक जैसे नहीं है और दोनों वर्ब के बीच एक कैजुअल रिलेशन है. स्टॉप्ड और वेंट के बीच कैजुअल रिलेशन है. मतलब ये जब रुका तब ये गया. अगर बरसात ना रुकती तो उसे विद्यालय जाना नहीं पड़ता. जैसे आप लोग सोच रहे हो, सुबह सुबह उठे, बरसात हो रही है तो आप बहुत खुश हो जाते हो. सोचते हो कि अरे वाह, आज तो छुट्टी मिल जाएगी, आज स्कूल जाना नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर बरसात रुक जाए तो इसका उल्टा हो जाता है. मम्मी पापा कहते हैं अरे अभी तो टाइम है, बरसात रुक गई है, जाओ जाओ स्कूल जाओ. तो ये आपकी मजबूरी हो जाती है. वही मजबूरी हो गई. ये परिणाम, बरसात रुकने का ही परिणाम है जो आपको स्कूल जाना पड़ा. अगर बरसात ना रुकती तो आप स्कूल नहीं जाते. और स्कूल जाने का कारण यह है कि बरसात रुक गई. बरसात रुकने का परिणाम ये हुआ कि आपको स्कूल जाना पड़ा. जब कैजुअल रिलेशन हो रहा है, अब हम सोचे कि सर यहाँ पर बीइंग लगा देंगे. कैसे लगा देंगे भैया जी? यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई सहायक क्रिया तो है ही नहीं. जब कोई सहायक क्रिया होगी तब उसे हटाकर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा. बट यहाँ पर कोई सहायक क्रिया ही नहीं है, स्टॉप रखा है. तो भैया देखो, मैंने कहा था जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो वर्ब कौन सी हो जाएगी? एक्शन वर्ब हो जाएगी. अगर कोई एक्शन वर्ब होती है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं और इसको बनाओ, बन जाएगा द रेन. अब यहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे. अब बोलो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्टॉप एक एक्शन वर्ब है. तो हो जाएगा हैविंग. स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप हो जाएगी. स्टॉप. वी वेंट टू स्कूल उतार देंगे. सॉरी, वी वेंट टू स्कूल. चलिए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. हमने आपको बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है कि कर्ता को स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी कि इसमें पार्टिसिपल का यूज होता है. ठीक, पार्टिसिपल यूज करता है. दो प्रकार की पार्टिसिपल का यूज होता है. एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते समय हम क्या करते हैं कि सहायक क्रिया को हटाकर बीइंग का प्रयोग कर देते हैं. दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब कोई एक्शन वर्ब होती है तो उस एक्शन वर्ब के साथ में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं. सिचुएशन क्या होती है कि कब हम इसे यूज करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होना है या करना है? तो इसको जानने का कारण ये है कि मान लिया कि दो सेंटेंस को दिए हुए हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे. इसमें नियम यह है कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट इक्वल, यानी कि एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए. पहले का सब्जेक्ट कोई दूसरा व्यक्ति और दूसरे का सब्जेक्ट कोई अन्य व्यक्ति ही होना चाहिए, ना ही दोनों ऑब्जेक्ट एक होने चाहिए. बट दोनों वर्ब के बीच, ये दोनों वर्ब जो है, इन दोनों वर्ब के बीच में कैजुअल रिलेशन हो. कैजुअल रिलेशन मीन्स कारण और परिणाम. तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं. जैसे कि पहला मैंने सेंटेंस आपको बताया, द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉयज मेड अ नॉइज. उसमें टीचर एब्सेंट था, इसका परिणाम ये हुआ कि लड़कों ने शोर मचाया. इसलिए हमने क्या किया? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, इसको हटाकर बीइंग का प्रयोग कर दिया, तो हो गया द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज मेड अ नॉइज. ठीक है. अब दूसरे सेंटेंस में मैंने आपको बताया द रेन स्टॉप, बरसात रुकी, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए. तो बरसात रुकना ही कारण था हमारे स्कूल जाने का. ठीक है. लेकिन यहाँ पर कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, यानी फाइनाइट वर्ब नहीं है, यहाँ पर एक एक्शन वर्ब है. इसलिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे. द रेन हैविंग स्टॉप्ड.
परफेक्ट पार्टिसिपल में होता क्या है, हैविंग के बाद ये तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। तो मैंने रैन लिख लिया, हैविंग लिख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, तो गिव वेंट टू स्कूल। अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके बाद आते हैं यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव, सॉरी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग कब करते हैं ये भी बता देते हैं आपको। अभी मैंने आप लोगों को नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट बता दिया, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। इन्फिनिटिव को भैया हम 2 प्लस v1 भी कहते हैं। इन्फिनिटिव को 2 प्लस v1 भी कहा जाता है। जैसे कि ये गो लिखा है, ये गो अभी वर्ब है, अगर हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगी, जिसका हिंदी में अर्थ निकालते समय ना, ने या फिर कर आता है। हिंदी अनुवाद करने पर इसका अर्थ ना, नी में या कर में आएगा। इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं, एक तो होती है पर्पज, तो दूसरी होती है रीजन। तो रीजन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब अनुवाद में कर शब्द आ जाए। जब अनुवाद करते समय कर शब्द आ जाएगा तब वहां पर हम रीजन दर्शाएंगे, और अगर ना, नी में आ रहा है तब वहां पर पर्पज आएगा। ठीक है भैया, 2 प्रकार के कारण इसमें भी होती, 2 कंडीशन इसमें होती है, पर्पज और रीजन की। अगर अनुवाद करते समय ना, नी में का प्रयोग हो रहा है तब हम पर्पज यूज करेंगे, और यदि अनुवाद करते समय कर का यूज हो रहा है तब हम रीजन का प्रयोग करते हैं, यानी कि कारण दर्शाते हैं। देखो कैसे होगा ये, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई 2 सेंटेंस दिए होते हैं, 2 सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सेंटेंस में क्या होगा, एक वर्ब इसकी होगी, एक वर्ब इसकी होगी। तो पहले वाक्य की जो क्रिया होगी वो दूसरे वाक्य की क्रिया का कारण होती है, यानी कि ये कारण होती है। ठीक है, ये वाली वर्ब क्या होती है, कारण होती है, और दूसरे वाक्य की जो क्रिया होती है वो पहले वाक्य का उद्देश्य होती है, यानी कि ये पर्पज होता है, यानी उद्देश्य होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आ जाओ, अरे देखो मेरे शेरों, अच्छी तरह समझो, सब समझ में आएगा। पहले वाक्य की जो क्रिया होती है वो दूसरे वाक्य की क्रिया का कारण होती है, और दूसरे वाक्य की जो क्रिया होती है वो पहले वाले वाक्य का उद्देश्य होती है, यानी पर्पज होती है। चलो ठीक है, सेंटेंस देखो अभी समझ में आ जाएगा। ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा, he is going to Agra. he wants to see the Taj. he is going to Agra, वह आगरा जा रहा है। he wants, वह चाहता है, to see the ताज, ताज को देखना। अच्छा, वो आगरा जा रहा है, ताज, वह ताज को देखना चाहता है। अब ये सेंटेंस दिया है, इसलिए देखिए क्या होता है, पहली वाली वर्ब इसका जाना, आगरा जाना। आगरा जाने का कारण यह है कि इसका उद्देश्य है ताज को देखना। क्या उद्देश्य है इसका, ताज को देखना। आगरा जाने का कारण ही इसका क्या, आगरा जाने का उद्देश्य ताज को देखना, और ताज ये तभी देख पाएगा। ताज मान लो जिसे ताज देख लिया, आप सोचो इसे ताज कैसे देखा, क्या कारण था, तो इसका कारण था कि ये आगरा गया था, अगर ये आगरा न जाता तो ये ताज नहीं देख पाता। ठीक है, तो ये वाला उद्देश्य हो गया और ये हो गया इसका कारण। और जब ये उद्देश्य और कारण होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं। ठीक,
इन्फिनेटिव का प्रयोग याद रखना कैसे किया जाता है। अगर कोई, चलिए अच्छा आगे बताते हैं इसको, अभी यहाँ समझो। इन्फिनेटिव का प्रयोग करो, ही इज गोइंग टू आगरा। बस सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, ही इज गोइंग टू आगरा। और उद्देश्य जब होता है तो हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वर्ब रख देते हैं। इसका ही तो यही है और ये वांट का कोई मतलब है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, टू सी द ताज, टू सी द ताज, राइट। दूसरा सेंटेंस कह रहा है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी a glass of water. I shall drink it. Drink it. देखो, give me a glass of water, मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। I shall drink it, मैं इसे पीऊंगा। ठीक, तो पानी इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य है पानी को पीना, और पानी पीने का कारण है इसका पानी मांगना, यानी उसे प्यास लगी है तो वो पानी मांग रहा है, जिसका ये कारण बन गया। और मांग इसलिए रहा क्योंकि उसका उद्देश्य तो कुछ होगा तभी तो मांग रहा है, भाई उसे प्यास लगी है, उसका उद्देश्य है कि पानी मिल जाए यार पीने, तो उसने पानी मांग लिया। तो एक कारण है, दूसरा उद्देश्य है, यहाँ भी इन्फिनेटिव का प्रयोग हो जाएगा। कर दीजिए, give me a glass of water, I shall, हटा दीजिए, टू लगा दीजिए, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है तो टू ड्रिंक इट, ड्रिंक इट, बस। इसके बाद आता है यूजिंग एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव देखो कैसे बनता है, क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सॉरी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के 10 नियम हैं और मैंने आपको 5-6 नियम बता दिए हैं। अगला नियम इसका है यूजिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं, तो एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। जैसे कोई एक वर्ड होता है, ये वर्ड या तो नाउन की विशेषता बताता है या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इन दोनों के बारे में जो जानकारी देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो भैया समझ लो एडजेक्टिव क्या होता है, कोई एक वर्ड होगा जो या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन के बारे में कोई जानकारी दे रहा होगा तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह इसमें बोला जाता है कि दो या दो से अधिक शब्द या फिर शब्द समूह जिनमें कोई फाइनाइट वर्ब ना हो। देखिए समझिए, जैसे कि एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, इसकी भी अपनी कोई, इसका कोई अपना सब्जेक्ट होगा, इसका भी अपना सब्जेक्ट होगा, इसका भी अपना कोई सब्जेक्ट होगा, इसकी कोई वर्ब होगी, इसकी भी वर्ब होगी और इसकी भी एक वर्ब होगी, इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसका भी ऑब्जेक्ट होगा और इसका भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब इसमें देखना ये होता है कि देखो यहाँ पर क्या कोई ऐसा शब्द रखा हुआ है जो इसके बारे में कोई ऐसा कोई शब्द रखा हुआ है, हाँ, जो इस वाले सब्जेक्ट के बारे में कुछ विशेषता बता रहा हो, इसके बारे में कोई ऑब्जेक्ट के बारे में विशेषता बता रहा हो, या फिर यहाँ पर ऐसा कोई शब्द रखा हुआ है जो कि इसके बारे में कुछ बता रहा हो, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा शब्द समूह दिया हुआ है
ऐसा कोई शब्द समूह दिया हो जो इसके बारे में कोई विशेषता बताए। ठीक है, तो हम वहां का जब ये शब्द अगर केवल वर्ब है, अकेला है, तब तो ये वर्ब रहेगी। अगर एक से ज्यादा यानी कि यहाँ पर कोई एक वर्ड से ज्यादा वर्ड यूज हो रहे हो तब वो वहां पर फ्रेज बन जाता है, वर्ब नहीं रहती है। क्या बन जाता है? फ्रेज। ये फ्रेज हो जाता है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है इसमें, जैसे नाउन, अगर कोई वर्ब नाउन की विशेषता बता रही होगी तो वो इससे पहले यूज हो जाएगी। अगर कोई वर्ब है जो नाउन की विशेषता बताए तो वो नाउन से पहले यूज हो जाएगी, और अगर कोई फ्रेज नाउन के बारे में बता रहा है तो वो तुरंत नाउन के बाद में रख दिया जाता है। भैया ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको हम कैसे जानेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब ना हो, और यहाँ पर देखिए कोई ऐसा शब्द है जो इधर वाले के बारे में कोई विशेषता बता रहा हो, या फिर कोई ये जो शब्द समूह है या फिर वर्ब है जो इधर वाले के बारे में कोई विशेषता बता रहा हो। हाँ, लेकिन इस चीज को ध्यान मैंने ये बताया है कि ऐसा कोई वर्ब जो नाउन की विशेषता बता दे तो नाउन के पहले यूज हो जाएगा। अगर कोई फ्रेज है जो नाउन की विशेषता बताए तो वो नाउन के बाद यूज हो जाएगा। इसे लिखा है यहाँ पर अ बॉय, बॉय came to me, came to me. He was naughty. He was naughty. अब यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है आपको नॉटी। क्या दिख रहा है यहाँ पर? नॉटी, शैतान। अब ये नॉटी किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है कि एक लड़का, ए बॉय एक लड़का, केम टू मी एक लड़का मेरे पास आया। He was naughty, वो शैतान था। तो लड़का कैसा था? शैतान था। तो लड़के के बारे में जानकारी दे रहा है तो हम क्या कहेंगे? बॉय के बारे में जानकारी दे रहा है नॉटी, यानी कि ये नॉटी हो गई वर्ब। क्या हो गई? ये नॉटी वर्ब हो गई। अगर वर्ब होती, मैंने कहा था अगर कोई वर्ब नाउन के बारे में, ये नाउन है, अगर कोई वर्ब नाउन के बारे में विशेषता बताता है तो नाउन से पहले यूज होगा, यानी नॉटी जो है बॉय से पहले यूज हो जाएगा। तो ए, अब बॉय से पहले नॉटी रख दो, NAUGHTY, नॉटी बॉय। फिर केम टू मी, केम टू मी, बस। क्लियर? अ पेन इज माइन, अ पेन, चलिए ऊपर बताते हैं लिख के। देख लीजिए, संभाल लीजिए, सही कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। समझ में आ गया ना? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला है द पेन इज माइन, इज माइन, इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल। देखो सेंटेंस यहाँ, पेन इज माइन, पेन मेरा है, इट इज ऑन द टेबल, जो मेज पर रखा है। कहने का मीन्स ये है कि जो मेज पर पेन रखा है वो मेरा है। अब ऑन द टेबल, ऑन द टेबल एक शब्द नहीं है, एक से अधिक शब्द। मैंने कहा था अगर एक से अधिक शब्द आ जाए तो फिर वर्ब नहीं रहता है, फ्रेज बन जाता है। अभी ये फ्रेज है और फ्रेज पेन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है भैया? पेन के बारे में बता रहा है। तो हमने कहा था अगर, क्या बताया था? अगर कोई वर्ब नाउन की विशेषता बताती है तो नाउन से पहले यूज होती है, और अगर कोई फ्रेज नाउन की विशेषता बताता है तो वो नाउन के बाद में यूज होता है। अब ये फ्रेज है, ये हमेशा नाउन के बाद यूज होगा। जहां पर आ जाएगा तो बन जाएगा द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, द पेन
और फ्रेज क्या है? ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल इज माइन, इज माइन। देखिए सेंटेंस को, पहला सेंटेंस मैंने बताया जिसमें एक वर्ब थी नाटी, जो बॉय के बारे में विशेषता बता रही थी कि लड़का शैतान है, तो बॉय से पहले यूज हुआ था। अब यहाँ पर ऑन द टेबल फ्रेज है, और मैंने बताया कि फ्रेज होती है तो नाउन के बाद, नाउन यहाँ पर पेन है तो पेन के बाद हो जाएगा यूज द पेन। अब फ्रेज यूज कर दो ऑन द टेबल, फिर क्या हो जाएगा? इज माइन। अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला सेंटेंस है द कैट, दिख रहा है ना? द कैट caught, the cat caught a rat. Cat caught a rat. The rat was black. The rat was black. The cat was hungry. The cat was hungry. इसमें 3 सेंटेंस है, ध्यान से देखना। द कैट कॉट अ रैट, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। द रैट वॉज ब्लैक, चूहा काला था। द कैट वॉज हंग्री, बिल्ली भूखी थी। ठीक है, अब देखिए कैट कॉट अ रैट, ये जो हंग्री है, हंग्री, हंग्री बताइए किसकी विशेषता बता रही है? कैट वाज हंग्री, यानी कि इस कैट की विशेषता बता रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हंग्री, HANGRY। ठीक, और ये जो ब्लैक शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? रेड की विशेषता बता रहा है। यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, कोई भी फ्रेज नहीं है। ये वर्ब हमेशा नाउन के पहले यूज होती है, तो ये यहाँ पर ब्लैक यूज हो जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंस को क्लियर कर दो। क्या हो जाएगा सेंटेंस? सेंटेंस हो जाएगा हमारा द हंग्री, बिल्ली कैसी भूखी है? तो हो जाएगा द हंग्री कैट कॉट आ, और ये ब्लैक चूहा कैसा है? ब्लैक, कॉट आ ब्लैक रैट। बस, वेरी इजी। मैंने अभी जो आपको बताया था कि अगर कोई वर्ब है और ये नाउन की विशेषता, तो जिस नाउन की विशेषता बता रही होगी उसी नाउन से पहले वो यूज हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर फ्रेज होता है तो वो नाउन के बाद यूज होता है। इस सेंटेंस में कोई भी फ्रेज नहीं है, 2 वर्ब हैं, दोनों ये वर्ब ही है, वर्ब का काम कर रहे हैं। ब्लैक जो होता है, ब्लैक जो है काला, ये रेड की विशेषता बता रहा है कि चूहा कैसा है? काला है। और हंग्री जो है, ये बिल्ली की विशेषता बता रहा है कि बिल्ली कैसी है? भूखी है। तो पहले वाले ही सेंटेंस में इन दोनों को यूज करना है पहले। अच्छा, हंग्री बिल्ली की विशेषता है, इसलिए हम कैट के पहले यूज कर देंगे, द हंग्री कैट हो जाएगा। फिर कॉटा लिखेंगे, और ब्लैक जो रैट के पहले यूज करेंगे तो ब्लैक रैट हो जाएगा। सेंटेंस हमारा बन जाएगा हंग्री कैट, एक भूखी बिल्ली, कॉट माने पकड़ी, भूखी बिल्ली ने पकड़ा ए ब्लैक रैट, काले चूहे को। सिंपल सेंटेंस बनाने के टोटल 10 नियम है, मैंने आपको 7 बना दिया, और आशा करता हूँ जहां तक कि मैं ये समझ रहा हूँ कि लगभग ये वीडियो भी करीब करीब 25 या 30 मिनट का हो गया होगा। तो अब ज्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं है, बाकी के नियम जो है नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको, पार्ट नंबर 3 में। ये जो था, ये था पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में था। अब हम यहीं पर अपने क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू।